नमस्कार दोस्तों, आज हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके संबंध में दूसरा वीडियो पार्ट 2 देखेंगे। इसमें मुख्यतः हम भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इनकी सही तकनीकी क्या होनी चाहिए, इनके लिए बुक्स कौन सी हैं, इनसे किस तरह के सवाल आते हैं, कौन कौन से कोर चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में देखेंगे। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके इसके पहले पार्ट को जरूर देख लें, क्योंकि दोनों पार्ट आप देखेंगे तभी ये आपकी जो गाइडेंस है वो कंप्लीट होगी। तो उसको आप जरूर देखें। इस वीडियो में मैं उन तकनीक के बारे में भी चर्चा करूंगा जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान अपनाई थी। खासकर भूगोल विषय के लिए यदि आप वो तकनीक अपनाते हैं तो ये विषय बहुत ही आसानी से और कम मेहनत में तैयार कर सकते हैं, और इस भूगोल से संबंधित जो भी सवाल आएंगे उनके गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो वो आप उस टेक्निक को भी जरूर सीखें अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा और आपका साथ बना रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम सिविल सेवा परीक्षा में ज्योग्राफी विषय की तैयारी कैसे करें इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भूगोल से संबंधित करीब 15 सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें भी जो ज़्यादातर सवाल होते हैं वो भारत के भूगोल से होते हैं, और कुछ पार्ट जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बेसिकली जो फिजिकल पार्ट होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, आपका ओशनोग्राफी हो गई, इनके बारे में। और ये समझ लें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में भी ये उतना ही काम आता है। और सबसे बड़ी बात कि जो भूगोल है वो दूसरे विषय के लिए आधार का काम करता है। जैसे मान लीजिए भूगोल का जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, इंडस्ट्री वाला पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, अर्बन सेटलमेंट वाला पार्ट है, और जो फिजिकल फीचर्स हैं, आपका लैंड है, ये सारी चीज़ें गहन रूप से इकोनॉमिक्स से भी जुड़ती हैं। तो यदि आपको भूगोल की अच्छी समझ है तो आपको इकोनॉमिक्स की समझ बनाने में भी आसानी होती है। दूसरी बात कि न केवल इकोनॉमिक्स में बल्कि जो भूगोल है वो विज्ञान विषय से भी बहुत क्लोजली रिलेट होता है, और एनवायरनमेंट का भी बहुत सा पार्ट भूगोल अपने आप में कवर करता है। तो एक विषय यदि आप पढ़ते हैं तो उसे इकोनॉमिक्स, साइंस और एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें अपने आप उसमें कवर हो जाती हैं। इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। यदि आप इसको सही तरीके से समझ जाएं कि इसको कैसे पढ़ना है तो बहुत कम मेहनत में और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, और बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर किए जा सकते हैं। और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो इसको मैप के साथ पढ़ें। आगे मैं आपको डिटेल में एक तरीका समझाऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम मेहनत में आप भूगोल विषय तैयार कर लेंगे, और जो आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, और एग्जाम में भी आपको कन्फ्यूजन कम से कम होगा, और ज़्यादा कवरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि एक बात भूगोल के साथ में ये भी है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। अब देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी ने क्या क्या सिलेबस दे रखा है भूगोल के बारे में। तो बेसिकली इसने जो चीज़ें दी हैं कि भारत और विश्व का भूगोल, इसमें भी आपका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सिलेबस में भी आप जो है मोस्टली 70% से ज़्यादा सवाल भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से केवल जो है इसका जो फिजिकल पार्ट है, फिजिकल पार्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस भारत के भूगोल में ही देना होता है। अब देखते हैं कि इसके लिए बुक्स और मटेरियल्स कौन कौन से हैं। बहुत आसान है, आप 6ठी क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक की आप एनसीईआरटी उठाइए और पढ़ डालिए, और इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और इसमें से जो 11वीं और 12वीं का जो भूगोल है, एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो किताबें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। और इसके अलावा जो फिजिकल ज्योग्राफी है
तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यदि आपको लगे कि कम है आपका, तो उसके लिए DR खुल्लर की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए और उसमें केवल फिजिकल पार्ट उसका आप जेरोक्स करा के अपने पास में रख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। वो ज़्यादा नहीं, वो मुश्किल से 70 या 80 पेज आपके बनेंगे और उनको आप यदि तैयार कर लेते हैं तो आपको जो फिजिकल पार्ट है उससे संबंधित सवाल आपके नहीं छूटेंगे। इसके अलावा एटलस मैप एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है और ज्योग्राफी जो है वो पूरा मैप का ही खेल है। यदि आप मैप में ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, हर चीज़ जो भी पढ़ रहे हैं उसको मैप में आप पॉइंट आउट करते जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी से आसान कोई विषय नहीं है। और यदि आप मैप का सहारा नहीं ले रहे हैं तो ज्योग्राफी से टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यदि आप रटेंगे तो रटने के बाद तुरंत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण है कि जो भी चीज़ें पढ़ें आप एटलस के साथ में पढ़ें और यूपीएससी में भी सीधे सीधे तौर पे सवाल एटलस से भी पूछे जाते हैं। आपको मैं ज्योग्राफी विषय को तैयार करने की एक स्मार्ट टेक्निक समझाऊंगा और यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको भारत के भूगोल से संबंधित मैप, स्पेशली मैप को लेकर के आपको बिल्कुल हेडक नहीं होगी और सारा चीज़ें जो भी सवाल आएगा यूपीएससी में आप उसको करने की स्थिति में रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके और इसको सीखने की कोशिश करिएगा। आप जो भी चीज़ें पढ़ें उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर करते हुए पढ़ें। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या है। तो जैसे जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे आप सवाल करिए क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है। उदाहरण के तौर पर कि भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा है वो पश्चिम की तरफ बहती है, जो कि अमरकंटक से निकल करके और खंभात की खाड़ी में गुजरात में गिरती है। तो आप ये सोचें कि ऐसा क्यों है, बाकी नदियां पूर्व की तरफ ही क्यों बहती हैं और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ क्यों बहती है, कि इसके बेसिक रीजंस क्या हैं। तो और इसके अलावा जब आप ये सोचें तो ये भी जरूर विचार करें कि ऐसी और कौन सी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो इस तरीके से आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाते हुए पढ़ें। जैसे चक्रवात आया तो आप अपने दिमाग में तुरंत सवाल करें कि चक्रवात क्यों आते हैं, इनका नाम कैसे रखा जाता है, इनका इम्पैक्ट क्या है। और इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो यूपीएससी में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आपको सवाल दे दिया जाएगा और उसके पीछे बेसिक रीजन्स पूछे जाएंगे। आपको रटी रटाई चीज़ें बहुत कम ही पूछेंगे। आपको अपने कॉन्सेप्ट विधिवत तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि एक स्मार्ट टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे कि मैप को तैयार करने की या कि भारत के भूगोल को तैयार करने की एक जो स्मार्ट टेक्निक है क्या है। तो आप ये समझ लें कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत यदि सारे राज्य को मिला दो तो वही भारत है। यदि आप हर राज्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां तैयार कर लें तो भारत के बारे में सारी जानकारी अपने आप तैयार हो गई। और इसलिए जैसे मान के चलिए कि आपने जम्मू कश्मीर के बारे में तैयार किया, तो आप ये तैयार करें कि वहाँ पे कौन से पहाड़ हैं, तो हिमालय पर्वत है तो कौन कौन से हैं, वहाँ से नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, वहाँ पे उन नदियों पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन से हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या होता है, वहाँ इंडस्ट्री कौन सी लगी हुई हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसा है, वहाँ कोई नेशनल पार्क है तो कैसा है, वहाँ जो बायोस्फीयर रिजर्व है कोई तो वो कैसा है, और टूरिज्म कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, और इसके अलावा भी कोई और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं तो वो आप तैयार कर लें। तो आप ये समझ लें कि यदि आप इस तरीके से हर स्टेट के बारे में तैयार कर लेंगे तो फिजिकल फीचर अपने आप तैयार हो जाएगा। इसके अलावा रिवर्स के बारे में सारी जानकारी आपको स्वतः ही हो जाएगी, माउंटेन्स के बारे में सारी जानकारी स्वतः हो जाएगी, आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में सारी जानकारी स्वतः ही हो जाएगी, वहाँ की इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, वहाँ के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में और वहाँ के टूरिज्म के बारे में, कल्चर के बारे में। तो ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड स्टडी है जो कि न केवल भूगोल में बल्कि आपका कल्चर पार्ट में और अन्य जगह पे भी ये काम आएगी। अब मैं इसको आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए कि एक सिंपल सा हम लोग लेते हैं कि अंडमान निकोबार, ए से जैसे शुरू होता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक डायरी लें और डायरी में हर स्टेट के बारे में आप जानकारी तैयार कर लें। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, तो आप अंडमान निकोबार का मैप है उसको कट करके और वहाँ पे चिपका लें और जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो फीचर्स हैं, वो उसके बगल में आप लिखते जाएं। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये जो है इसको 10 डिग्री चैनल अंडमान और अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है।
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये कई बार यूपीएससी में पूछा भी जाता है या कि दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप इसको मार्क कर लें कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। फिर दूसरा आप उसमें देखेंगे कि सबसे इंदिरा पॉइंट, तो जो ग्रेटर निकोबार है उसके लास्ट में इंदिरा पॉइंट है। तो आप ये देख लें कि जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का जो टेरिटरी है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप मैप में मार्क कर लें। इसके अलावा ये देख लें कि वहाँ पे नेशनल पार्क कौन से हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हैं, या कि वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो आप उसके बारे में कुछ एक पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आप तैयार कर लें। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो वो कोरल्स के लिए फेमस है और वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, जो नेटिव ट्राइब्स हैं, उनके बारे में जानकारी आप हासिल कर लें कि वहाँ पे कौन कौन से हैं। तो जैसे वहाँ पे निग्रो जातियों में यदि आप देखें तो जैसे जारवा जनजाति हो गई आपका, और सेंटिनेली, अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ये कुछ जातियाँ हैं जो ओंग, ये जनजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। और इसी तरह से मंगोलाइड प्रजातियों में भी मंगोलाइड जो नस्ल है उसमें भी 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आप उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर लें और इस तरह के सवाल यूपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के बारे में तो ऑफ कोर्स आप देखें वहाँ पे कि एग्रीकल्चर क्या है। तो जैसे पैडी वहाँ पे है और चूँकि समुद्री इलाका है तो नारियल एक होगा। दूसरा वहाँ की लाइवलीहुड के बारे में देखें तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा वहाँ का जो चीज़ें होंगी, टूरिज्म वहाँ के लिए बहुत जो इकोनॉमी का है बहुत बड़ा स्रोत होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं वहाँ पे, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया है, आप इस तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। तो सेम वे में कि जिस तरीके से मैंने आपको अंडमान और निकोबार के बारे में समझाया, इसी तरीके से आप हर स्टेट के बारे में कि आप डायरी में एक दो पेज आप अगल बगल के आप रखें, उसके साइड में आप उस राज्य का मैप रखें और फिजिकल प्लस पॉलिटिकल दोनों, और उसमें कौन सी नदी, कौन से पहाड़, कौन सी वाइल्ड लाइफ, वहाँ की एग्रीकल्चर कैसा, वहाँ की इंडस्ट्री कौन सी, वहाँ का और भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में आप जानकारी कलेक्ट कर लें। और इस तरीके से आपका पूरे इंडिया के बारे में तैयार हो जाएगा। और कई सवाल ऐसे आते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि जो गंगा नदी है वो किन के राज्यों के बीच में बाउंड्री बनाती है, और बिल्कुल एकदम बारीक से कहीं से टच होकर के निकलेगी, और यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो आप ये सवाल गलत करके आएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी विषय में कई सवाल करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चक्रवात आया तो आप, या कि कोई तूफान आया, तो जैसे अम्फान अभी आया था कुछ समय पहले और उसने बंगाल की खाड़ी के इलाके को प्रभावित किया था, और उसमें जो मैंग्रोव का इलाका था उसके कारण वहाँ पे पश्चिम बंगाल में कम नुकसान हुआ, लेकिन उड़ीसा साइड में ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आप करंट अफेयर्स तैयार करें तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि ये चक्रवात क्या है, चक्रवात कैसे पैदा होता है, इसके पीछे के रीजन्स क्या हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, इनके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव क्या होता है, मैंग्रोव से और इनका क्या कनेक्शन होता है, इसके बारे में आप डिटेल जानकारी जरूर तैयार कर लें और ये आपको परीक्षा में काम आएगी। अब हम देखते हैं कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें इकोनॉमिक्स पार्ट को किस तरीके से तैयार करते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है वो उसका वेटेज करीब 15 सवाल का रहता है, 15% का वेटेज रहता है। और यदि आप नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने पहले मानविकी विषय नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही सरदर्द होता है, जल्दी ही आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है। और इवन बाकी सब्जेक्ट तो आप किताब से पढ़ के भी आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन यदि आपको इसको पढ़ने का तरीका समझ में आ गया तो इससे मज़ेदार कोई सब्जेक्ट नहीं है और इससे आसान कोई नहीं है, और इससे सवाल सीधे सीधे आते हैं जो कि आपसे बन जाते हैं, तो आप इग्नोर तो कर नहीं सकते। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो बहुत अच्छे से नहीं आता था मुझे इकोनॉमिक्स, तो मैंने एक तरह से इग्नोर किया था और उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा था। लेकिन आप जो है बिल्कुल इग्नोर ना करें और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि ये न केवल आपके प्रीलिम्स में बल्कि आपका मेंस, इंटरव्यू और इसके बाद भी आपको अर्थशास्त्र की समझ बहुत काम आती है। लेकिन इसमें भी जो इकोनॉमिक्स में सवाल पूछे जाते हैं
वो ज़्यादातर प्रीलिम्स स्तर पे वो कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब कोर प्रिंसिपल से रिलेटेड होते हैं। और इसलिए आपको जब भी तैयार करें तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि वो कोर प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उस पर फोकस करके रखें। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो इसके लिए जो बुक्स है वो आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। 10वीं 11वीं 12वीं की आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी ले लें और आप उसको पढ़ें, तो इससे आपके जो बेसिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप रमेश सिंह की बुक ले लें, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, उनको पढ़ करके आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ एक जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक सर्वे आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको जो अर्थशास्त्र के बेसिक सिद्धांत हैं वो आपको पता होंगे, अन्यथा आप इकोनॉमिक सर्वे के 2 पन्ने भी आपसे पढ़ के और उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे पे जाएं। तो बाकी लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स और सारी जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव हैं सारे उसमें आ जाते हैं, तो उसको पढ़ना हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। और इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। अब देखते हैं कि प्रीलिम्स लेवल पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन से हैं जहां से कि ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे आपको सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं कि नेशनल इनकम, जीडीपी और जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन क्या है, इसके अलावा मौद्रिक नीति के बारे में, आपका राजकोषीय नीति के बारे में, ये सारी जो चीज़ें हैं, बजट के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो ये आपको तैयार करना होगा। ये अभी इससे इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, यदि आप न्यू कमर हैं तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग बताइएगा यदि हो तो ये मेरा टॉपिक, ये पोर्शन काफ़ी अच्छा था यूपीएससी की तैयारी के दौरान पे, तो मैं इस पे एक वीडियो सीरीज में बना दूंगा, ताकि आप यदि वो देख लेंगे तो आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान टॉपिक के लिए आपको किस तरीके से तैयार करना चाहिए। इससे जो सवाल हैं वो 5 से 6 सवाल आते हैं, और जो ज़्यादातर सवाल हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। तो फालतू इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ने में आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए। आप जो है लूसेंट समान ज्ञान का आप किताब ले लीजिए, और उसमें जो साइंस पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको आप रख लीजिए अपने पास में और उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें भी मोस्टली जो है बायोलॉजी पार्ट, अब बायोलॉजी पार्ट में भी आपका जो ब्लड है, हेरिडिटी है, डीएनए है, और आपका जो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा काम में आती हैं, तो इनको आप तैयार कर लें। बाकी पुराने साल के आप पेपर जरूर आप अच्छे तरीके से लगा के जाएं, क्योंकि कई कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट हो जाते हैं। इसमें आपका फोकस करंट अफेयर्स की तरफ ही ज़्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट विषय को तैयार करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट विषय, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, अच्छा खासा पोर्शन यूपीएससी में आता है। इससे करीब 15 सवाल पूछे जाते हैं, और इसकी मुसीबत ये है इस सब्जेक्ट के बारे में कि कोई भी बुक आपको ऑथेंटिक नहीं है, पूरी नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और बहुत ही वैरायटी और बहुत ही वास्ट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसको देखते हैं कि इसकी जो सही रणनीति है वो क्या है। इसके अलावा ये मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों में काम आता है, और कई बार निबंध भी इन्वायरमेंटल टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि इसके लिए बुक्स और मटेरियल क्या क्या है। तो सबसे पहले जो अच्छा इसके लिए मटेरियल है वो है एनसीईआरटी की, आप बायोलॉजी की 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक लीजिए, उसके पीछे चैप्टर 9 है। अब चैप्टर 9 को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप इग्नू की बुकलेट आते हैं इस एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो आप वो ले सकते हैं। वो आपको दिल्ली में किसी भी मार्केट, आप दिल्ली में आप किसी फोटोकॉपी शॉप में भी जाएंगे आप मुखर्जी नगर के, तो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी, या कि इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई बुक बहुत दमदार नहीं है इसके लिए, तो आप फालतू जो है कोई बुक पढ़ने की मेहनत ना करें। हाँ, आपको यदि पढ़ना है तो आप कोचिंग के नोट्स हैं, आप देख लें कि कई एक कोचिंग है जो कराती हैं इसको, तो आप कोचिंग के नोट्स ले लें और उसी को पढ़ लें। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो फोकस रखने की ज़रूरत है वो फोकस रखने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स में।
करंट अफेयर से जो भी चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इकोलॉजी से रिलेटेड, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें और उसके पीछे के कोर कॉन्सेप्ट की तरफ भी आप ज़रूर ध्यान दें। और जब भी आप तैयार करें तो थोड़ा सा उसमें गूगल करते रहें। और खासकर जो रेड डेटा बुक है और ये कुछ जो जीव हैं जो संकटापन्न की स्थिति में हैं, उनके बारे में ज़रूर तैयार करें। बायोडाइवर्सिटी के बारे में ज़रूर तैयार करें। और बाकी यदि ये पार्ट जो है थोड़ा सा ज्योग्राफी से भी जुड़ता है, तो इसको जब भी पढ़ें तो इसको ज्योग्राफी के साथ में आप मिला करके पढ़ें, तो ये आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। आपको मैंने 12th क्लास का NCERT का जो बायोलॉजी की बुक है उसमें चैप्टर 9 है जो इसके लिए काम का है। ये इग्नू की बुकलेट है जिसमें पर्यावरण संबंधी चिंताएं एक वॉल्यूम और दूसरा जो है पर्यावरण संबंधी प्रबंधन, ये इनको आप पढ़ लें। इसके साथ आपको आपका इकोलॉजी पार्ट तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ें उसको उसके नोट्स आप तैयार करते रहें और उनको टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले साल के पेपर हैं उनको सॉल्व करें। और बीच बीच में भी जैसे जैसे टॉपिक होते जाते हैं आपके, तो आप उसको चेक करते रहें कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। थैंक यू वेरी मच। इसमें इतना ही है। और यदि आप जो टेक्निक्स मैंने बताई, जो बुक्स मैंने बताई, यदि आप पढ़ते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो